वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आइए हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके बोर्ड्स के पेपर से ही हैं। ठीक है, तो कुछ 40 से 50 एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1 मार्कर्स में आपकी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे 2023 के बोर्ड के पेपर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना। हमारे पास जो एमसीक्यूज है 20 एमसीक्यूज है, उसमें से भी मेजोरिटी हमारे केस स्टडी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पे पता होने चाहिए, तो हम उनको ध्यान से चेक कर लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, हमें बताना है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग वेदर आकाश इज इफेक्टिव एफिशिएंट। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। दिया है आकाश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एलाइट एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट्स। ड्यू टू फेस्टिव सीजन देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर देयर लाइट्स. Akash was given the task of producing 100 units of LED lights at 200 rupees per unit within 5 days for an urgent order. So आकाश को काम मिला है कि उसे 100 units of LED light प्रोड्यूस करनी है। हर एक लाइट का जो कॉस्ट है वो 200 रुपये होना चाहिए। ठीक है, आकाश वॉज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 यूनिट्स। आकाश ने 100 यूनिट का टारगेट पूरा तो कर दिया विद इन 5 डेज, बट एट अ कॉस्ट ऑफ 20 पर यूनिट। टारगेट था 200 रुपए का, किया है 220 में। ज्यादा कॉस्ट लगाया, यानी कि एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी 5 दिन के अंदर, वो उसने कर दी। मतलब काम जितना करना था उतना तो कर दिया, तो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें? आंसर बनेगा इफेक्टिव ओनली, कि सिर्फ वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, ओके। सेकंड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सारे ही हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो लिखा है एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ये तो इकोनॉमिक ही है, तो आंसर ए ही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर बनेगा। बाकी लिखा है फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट्स थ्रू मोबाइल एप्स। एप्स के थ्रू कर रहे हो तो ये टेक्नोलॉजिकल में जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीकल्स प्लाइंग ऑन रोड्स इन दिल्ली। तो हमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है 15 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं उन पे, ये भी हमारे इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है। और हरियाणा गवर्नमेंट फ्री बस राइड दे रही है फीमेल्स को रक्षाबंधन के दौरान, तो ये हमारा सोशल में जाएगा। तो बस ऑप्शन ए ही हमारा इकोनॉमिक है, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट गिवन है, डायरेक्टली बुक से ही गिवन है, एनसीईआरटी से। देखो दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, फुटवियर है और स्किन केयर है। और फिर गारमेंट्स के अंडर आपको फंक्शंस बताए हैं, एचआर, मार्केटिंग, आर एंड डी एंड परचेजिंग। हमें बताना है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है? तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ना, अलग अलग डिविजन्स की बात कर दी है कि कॉस्मेटिक्स भी है, गारमेंट्स भी है, फुटवियर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। नीचे फंक्शंस भी गिवन है, वैसे तो इस इमेज में हमें डिविजनल और फंक्शनल दोनों ही शो हो रहे हैं, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिविजनल पे टिक मारेंगे क्योंकि आपको दोनों का ऑप्शन नहीं गिवन है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। देन नेक्स्ट है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है बताना है। सो विद अ रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स विद सुपर क्लास कैमरास, द बिजनेस ऑफ कैमरास इन द कंज्यूमर मार्केट हैज टेकन अ हिट। ठीक है, सो मोबाइल फोन्स में सुपर क्लास कैमरास भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। स्टडीज शो दैट मोबाइल फोन फोटोग्राफी हैज डिवास्टेटेड द कैमरा इंडस्ट्री। तो मोबाइल फोन्स ही इतने ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कैमरा इंडस्ट्री हमारी खत्म होती जा रही है। डायमेंशन बताना है कौन सा है? तो देखो सुपर क्लास कैमरास की बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नई एडवांसमेंट्स आ रही है, इंप्रूवमेंट्स है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ओके जी। इसके बाद अगला है, which of the following features of management as an art highlights that every manager applies his knowledge of principle in his own way to deal with a given situation? Management as a art का कौन सा फीचर है जिसमें हम ये बोलते हैं कि हर एक मैनेजर अपनी जो नॉलेज है उसे अपने अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करता है, इन हिज ओन वे? तो क्या आएगा? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो आता ही नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी भी नहीं आता, तो हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बनेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट हमें बताया है, आपको बताना है द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल का फीचर बताना है। तो दिया हुआ है, JK Computers is a small organization engaged in assembling of computers. In this organization, decision making rests with top management, while the middle level is involved in only the implementation of plans. मतलब जितनी भी decision making है वो तो top level करता है,
और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिडिल लेवल करता है। ऑन द अदर हैंड एक और कंपनी है प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स लिमिटेड, इज अ लार्ज कंपनी वेयर अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच लेवल आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक दूसरी कंपनी है प्रोग्रेसिव कंप्यूटर लिमिटेड, जिसमें जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सारे लेवल्स के लोग मिलके करते हैं। ठीक है। The application of the principle of centralization and decentralization is different in the two organizations as the situation of each enterprise is not the same। तो दोनों में ही एक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, बट अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है ना। तो आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है। ये पहले वाली कंपनी में तो डिसीजन मेकिंग जो थी वो टॉप लेवल कर रहा था, राइट, और इम्प्लीमेंटेशन मिडिल लेवल कर रहा था। लेकिन जो दूसरी कंपनी है उसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो सब मिलके कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, चलो देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बताना है। तो लिखा है द मैनेजमेंट ऑफ अ बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज रिसेंटली चेंज्ड। तो एक कंपनी है जिसका मैनेजमेंट अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। ड्यू टू दिस एन इम्प्रूवमेंट कैन बी फेल्ट इन दी वे कंपनी फंक्शंस। तो मैनेजमेंट चेंज हुआ उसकी वजह से हम इंप्रूवमेंट को फील कर पा रहे हैं भाई, फील। नाउ टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अब जो टारगेट है वो अचीव हो पा रहे हैं। अर्लियर डेडलाइंस वर नेवर गिवन इंपॉर्टेंस। नाउ देर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो हमें इंप्रूवमेंट फील हो पा रही है कि सब कुछ एकदम ऑर्डरली हो रहा है, एम्प्लॉइज बहुत खुश हैं, टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं, तो आप वो इंप्रूवमेंट को फील कर पा रहे हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं इंटेंजिबिलिटी की, कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, आप उसके रिजल्ट्स को फील कर पाते हो। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है डायरेक्टली, ये जो लास्ट लाइन गिवन है ना, नाउ देयर इज ऑर्डरलीनेस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, तो यहाँ से समझो। अच्छा, इसके बाद तो जिन पॉइंट्स पे मैं जिन वर्ड्स पे जोर डाल रही हूँ मतलब वो कीवर्ड्स हैं, वहां से आपको समझनी है चीजें। ओके, अब आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो दिया है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है सभी मैनेजर का। टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद बोथ द टॉप एंड सुपरवाइजरी, और सुपरवाइजरी मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टू इंश्योर वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। कहने का मतलब आपको आंसर पहली ही लाइन में मिल गया है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक मैनेजर का फंक्शन है। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर इज द राइट आंसर। सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। ओके, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताना है। तो दिया है कि गीतांजलि मकान is a successful business leader. She believes that if jobs are made interesting by including greater variety of work content and providing meaningful work experience, the job themselves become a source of motivation to the individuals। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जॉब की बात हो रही है कि अगर हम जॉब्स को ही इंटरेस्टिंग बना दें और उसमें वैरायटी ऑफ वर्क को इंक्लूड कर दें तो अपने आप में काम मोटिवेटिंग हो जाएगा। तो अगर हम जॉब्स की बात कर रहे हैं कि जॉब्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, जॉब्स को इंटरेस्टिंग बनाने का पॉइंट आता है जॉब एनरिचमेंट में। जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। तो जितने भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना, आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको एक एक का मीनिंग पता होना चाहिए तब कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें बताना है इसमें यूज किया गया है। तो दिया है आरपी इंफोटेक लिमिटेड decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical jobs in its newly opened branch in Surat। तो एक कंपनी है आरपी इंफोटेक लिमिटेड जिसने पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज को अप्रोच किया है क्वालिफाइड पर्सोनेल को रिक्रूट करने के लिए। देखो, कॉलेज से रिक्रूटमेंट अगर कर रहे हैं तो मतलब कि हम बात कर रहे हैं कैंपस रिक्रूटमेंट की। जब भी कॉलेज से बच्चों को उठाते हैं काम के लिए, रिक्रूट करते हैं, तो उसे हम कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल। ठीक है जी। इसके बाद हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सच अ स्ट्रक्चर। तो दिया है एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कौन सा फीचर नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे डिसीजन मेकिंग होगी, कोऑर्डिनेशन तरीके से हो पाए। ठीक है। सो इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, ये तो बिल्कुल फीचर होता है। सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, बिल्कुल। The standards of behavior evolve from group norms rather than officially laid down rules and regulations। तो स्ट्रक्चर के जो बेसिकली रूल्स हैं, जो बिहेवियर के स्टैंडर्ड है, क्या वो ग्रुप से इवॉल्व होते हैं? नहीं, ये गलत है।
क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना वो चलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी हाँ, इट प्लेस एम्फेसिस मोर ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ज्यादा फोकस काम पे दिया जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को साइड रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, capital market instruments are considered riskier both with respect to returns and principal repayment. कैपिटल मार्केट समझते हो कौन सी होती है, जिसमें हम लोग बेसिकली प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, सिक्योरिटीज में डील कर रहे होते हैं, तो रिस्कियर होते हैं बिल्कुल, क्योंकि रिटर्न्स जो हैं वो रिस्की, बेसिकली रिटर्न्स भी देखो ज्यादा होते हैं, है ना। और प्रिंसिपल रीपेमेंट के केस में भी ये क्या होता है, बेसिकली हमारा यहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए चलता है। ठीक है, दूसरा है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न भी ज्यादा आता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें बताना है मैच द फॉलोइंग। तो एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, एक पेड फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जिसके अलावा आपको पे करना पड़ता है और किसी भी तरह का इन इन बेसिकली पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो ए तो आएगा सेकंड में। उसके बाद पर्सनल सेलिंग क्या है, कि आप डोर टू डोर जाके सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे बायर सेलर रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं। सो डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्टिव बायर, यस, ये हो गया बी। और पब्लिक रिलेशन मतलब एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, तो सी। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में टिक मार सकते हो, मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है, when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity share, the dash is said to be optimal। जब डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन इस तरह से हो कि हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होती हुई दिखे, या फिर इक्विटी शेयर्स को फायदा होते हुए दिखे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का ही तो प्रपोर्शन की बात होती है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, काफी सही बना है, ऑप्टिमल है। ओके, चलो। इसके बाद अगला नेक्स्ट है, द डैश फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंश्योर्स दैट बायर्स the dash function of marketing ensures the buyers that goods conform to predetermined standard of quality and reduces the need for inspection। तो मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है जो ये बोलता है कि बायर्स को एक तरह से कंफर्मेशन मिलता है कि वो जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एकदम सही क्वालिटी के हैं, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंश्योर दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइजेस फॉर हायर क्वालिटी आउटपुट। तो बेसिकली आप इस स्टैंडर्ड की बात करिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करें, उसके बेसिस पे आप चीजें बेच रहे हो। तो कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का, मार्केटिंग का फंक्शन होगा ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन की ही बात हो रही है, सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ओके, चलो। इसके बाद विच इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या है कि आप फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, सो देखो देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट की कोई ऐसी लोकेशन नहीं होती, हम किसी सब्जी मंडी में नहीं जा रहे सिक्योरिटी परचेज करने, तो कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये तो सही है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर। बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ सिक्योरिटी बाय कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। ठीक है, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी, नहीं, ये गलत है। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस है ना वो कंपनी खुद ही डिसाइड करके इशू कर रही होती है। डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है हमारी सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से चीजें होती है। और फोर्थ है, डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा। तो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी विल फिक्स हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। कौन से ऑप्शन में कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखेगी। व्हेन फर्म्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लार्जर शेयर ऑफ मार्केट, अगर फर्म चाहती है कि हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो उस केस में क्या प्राइस ज्यादा रख दें, नहीं, अगर प्राइस ज्यादा रख दोगे तो भाई खरीदेंगे ही नहीं लोग, तो मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करोगे, तो ये तो गलत है। When the firm is facing difficulties in surviving in the market because of intense competition, कंपटीशन बहुत है और फर्म सरवाइव ही नहीं कर पा रही, तो उस केस में क्या प्राइस ज्यादा रखें, नहीं, फिर तो और नीचे चले जाओगे, है ना, तो ये भी नहीं। When the firm wants to cover high cost of R&D to attain product quality leadership, फर्म चाहती है कि जो उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है उस कॉस्ट को कवर अप कर सके, तो क्या उस केस में प्राइस ज्यादा रख दें, बिल्कुल उस केस में प्राइस ज्यादा रखोगे। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक, when the firm wants to maximize its total profit in the long run में अगर आपको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो उस केस में आप प्राइस ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, अदरवाइज
परचेज नहीं करेंगे यार, महंगा हो जाएगा तो नहीं कर पाएंगे परचेज लोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा कि हमें हाई कॉस्ट ऑफ R&D को अगर कवर अप करना है तो उस केस में हम लोग प्राइस को ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर एज पर CPA 2019। तो कंज्यूमर किसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो लिखा है अ पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पार्टली पेड। तो एक पर्सन है जिसने सर्विस अवेल करा और उसने पार्ट पेमेंट कर दी है, तो उसको हम कस्टमर मानेंगे क्या, कंज्यूमर मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ठीक है, एनी यूजर ऑफ गुड्स इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बिल्कुल। अगर एक बायर, बेसिकली एनी यूज ऑफ गुड्स, एनी यूजर ऑफ गुड्स, हाँ, अगर एक बायर के अप्रूवल से आप उसके गुड्स को यूज कर रहे हो तो उस केस में भी आप कंज्यूमर माने जाओगे। अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स थ्रू ऑनलाइन मीन्स, अगर आपने ऑनलाइन कुछ गुड्स परचेज करें तो भी कंज्यूमर है, बिल्कुल। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, रीसेल के लिए अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उस केस में हम आपको कंज्यूमर नहीं मानेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, okay. Then, as per the Consumer Protection Act, the consumer has the right to get relief in case the product or service falls short of his expectation। तो अगर प्रोडक्ट तरीके से काम नहीं कर पाया, हमारी एक्सपेक्टेशन से कम, हमें बेसिकली उससे बेनिफिट नहीं मिल पाया इतना, तो उस केस में कंज्यूमर के पास राइट है कि उसे रिलीफ मिल पाएगा। कौन सा कंज्यूमर राइट है जिसमें हम रिलीफ की बात करते हैं, इसमें आएगा राइट टू सीक रिट्रेसल। ठीक है, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा, दैट कम्स अंडर राइट टू सीक रिट्रेसल। ओके, चलो, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है, सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, बिल्कुल, सेबी इंटरमीडियरीज की ट्रेनिंग के लिए काम करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, बिल्कुल, ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन सेबी के अंडर ही चलता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, क्या सिक्योरिटी की प्राइसिंग सेबी करेगा, नहीं, सेबी नहीं करता, ऑप्शन डी हमारा फंक्शन नहीं है सेबी का। ठीक है, ओके जी, समझ में आया इतने फर्स्ट 20 MCQs। इसके बाद देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का फीचर बताना है। अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पता होनी चाहिए। देखो लिखा है कोऑर्डिनेशन जो है वो एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। एफर्ट्स किसके, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स पे। अब इसमें ना कुछ बच्चे टिक करके आएंगे यूनिटी ऑफ एक्शन को, बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी से, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी तब काम होगा। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं हर एक लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन क्या है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे परवेसिवनेस की बात हो रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं लॉ की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कोई एक्ट अगर बनाए तो उसकी। तो एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। अल्कोहलिक बेवरेजेस की जो एड्स हैं उनको हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, ये बिल्कुल लीगल में ही आएगा। बाकी इंटरेस्ट रेट को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल। इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स, ये भी लीगल का पार्ट नहीं है। डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, नहीं, ये तो टेक्नोलॉजिकल का आएगा। ठीक है, इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू क्लोज द आयरन फाउंड्रीज अंडर अराउंड ताजमहल एट आगरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, ये लीगल में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फिफ्थ हमारे लीगल में आते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डैश रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। रिटेंशन यानी कि हम डिसीजन मेकिंग रिटेन करके चल रहे हैं, तो ये आता है आपका सेंट्रलाइजेशन। सिंपल चीज, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्ड उमंग इन आइडेंटिफाइंग दैट ही कुड नॉट मीट द टारगेट। देखो पढ़ते हैं, लिखा है उमंग was working as a production manager at LG Papers Limited. Okay. The company had launched new eco-friendly paper straws in the market. कंपनी ने eco-friendly paper straws launch करी हैं. He was given a target of producing 5,000 straws a day by the general manager. तो टारगेट मिला है कि 5,000 straws आपको प्रोड्यूस करनी है. In spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. एम्प्लॉयज ने ओवर टाइम किया फिर भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। On investigation, it was found that the employees has not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straws. तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि एम्प्लॉयज को ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं कर पाए। सो द एम्प्लॉयज वर सेंट फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, और इसी पर्पज की वजह से हमने उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा।
आपको बताना है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्ड उमंग इन आइडेंटिफाइंग दैट ही कुड नॉट मीट द टारगेट। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिससे उमंग को ये हेल्प हुई आइडेंटिफाई करने में कि उसने टारगेट अचीव नहीं किया है। तो इसमें आएगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आपने मॉनिटर करा कि आपने टारगेट अचीव करे भी है या नहीं करे। तो मॉनिटर करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि चीजें पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। तो एक इसमें आएगा कंट्रोलिंग में कि आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है कि काम प्रॉपर हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, तो कंट्रोलिंग। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। सो जितनी भी मैनेजमेंट में एक्टिविटीज होंगी वो कॉमन होंगी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। ओके, देन इसके बाद विच इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का कौन सा स्टेप नहीं है वो बताना है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल आप स्टैंडर्ड सेट करते हो। ड्यूटीज असाइन करना, क्या ये कंट्रोलिंग में आता है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन, बिल्कुल एक्शन लेते हैं कंट्रोलिंग के अंडर। कंपेयर करेंगे एक्चुअल को विद स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल। बट ड्यूटीज असाइन करना ये कंट्रोलिंग में नहीं आता, ये आता है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ओके, देन नेक्स्ट है Dash as an element of marketing mix includes the activities that make the firm products available to the target customers। तो मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है जिसमें हम बात करते हैं कि जो फर्म के प्रोडक्ट्स हैं वो टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच जाए। हम बात करते हैं प्लेस की। ठीक है, प्लेस की कि प्रोडक्शन की प्लेस से कस्टमर तक जितने भी गुड्स या प्रोडक्ट्स हैं वो इजिली अवेलेबल हो जाए। दैट कम्स अंडर प्लेस। ओके, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम इज। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं? क्या डायरेक्टिंग है? नहीं। स्टाफिंग है? नहीं। मैनेजमेंट है? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग के केस में हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। सो संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक। ओके, ठीक है। शी ऑब्जर्व दैट द रिसेप्शनिस्ट वॉज सीटेड एट द रिसेप्शन डेस्क। तो उसने ऑब्जर्व किया जो रिसेप्शनिस्ट है वो अपनी रिसेप्शन डेस्क पे ही सीटेड है। द प्लेस फिक्स्ड फॉर हर, जो फिक्स्ड है उनके लिए प्लेस उसी पे वो है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हर एक पर्सन की एक अपनी प्लेस होनी चाहिए उस चीज की। डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर लेड नीटली इन डेंटल इंस्ट्रूमेंट ट्रेस एंड द यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेस्ड इन द स्टेरलाइजेशन एरिया। तो जो जिस चीज की जहां जगह थी वहीं पे वो चीजें स्थित थी। देयर वॉज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट वॉज प्रेजेंट देयर। यहीं पे लिखा है फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग। कौन सा प्लान, कौन सा प्रिंसिपल है? हर एक प्लेस, हर एक चीज की अपनी एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ओके। इसके बाद मैच द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को हमें मैच करना है, तो देखो जल्दी से। दिया है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब कि चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट। तो लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इंप्रूवमेंट और शिफ्ट्स। तो बिल्कुल ए का तो थर्ड आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना इतना ईजी नहीं है। पार्ट्स में तो समझ सकते हो बट टोटलिटी में ग्रास्प करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बी का फर्स्ट। और रिलेटिविटी का मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो सी का सेकंड। इनको आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करके मैच करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस बताना है। ठीक है, सो पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो देखो आएगा ही नहीं क्योंकि साइंस में हम इसकी बात नहीं करते। लिखा है मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकेबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट की अपनी खुद की वोकेबुलरी है। मतलब एक पर्टिकुलर नॉलेज हमें मिली हुई है इसकी। मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वोकैबुलरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैनेजमेंट की अपनी एक थ्योरी है, अपनी एक वोकैबुलरी है जिसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर्स कम्युनिकेट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की। ये डेटा अवेलेबल है रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट wants to achieve which objective? So Alfonso Limited is achieving all its objectives in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover cost and risk of the business। तो जो कंपनी है वो इनफ रेवेन्यू अर्न कर रही है कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। नाउ
The company wants to increase the sales volume, the capital investment and number of employees and number of products. अब कंपनी चाहती है कि वो अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो हमें बताना है कि मैनेजमेंट कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है, वॉन्ट्स टू अचीव। वॉन्ट्स की बात हो रही है, यानी कि ग्रोथ अटेन करना चाहता है। अभी करंटली क्या अचीव करा हुआ है? सर्वाइवल, की रेवेन्यू इतना आ जाए कि कॉस्ट कवर हो जाए, वो तो अटेन ऑलरेडी कर लिया। हमसे पूछा है कि वॉन्ट्स टू अचीव, क्या अचीव करना चाह रहा है? सेल्स वॉल्यूम बढ़े, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़े, यानी कि ग्रोथ अटेन करना चाहता है। सो ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो कि पूछा क्या है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कौन सा फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा? ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फेस्ड मेनी चैलेंजेस। ठीक है, द स्लो डाउन लेड टू ह्यूज डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी कम हो गई। फ्रॉम अप्रैल 22 द इफेक्ट ऑफ कोविड स्टार्टेड रिड्यूसिंग, बट 2022 के बाद कोविड का जो इम्पैक्ट है वो कम होने लगा। द इकोनॉमी स्टार्टेड पिकिंग अप एंड अ बूम वाज नोटिस्ड इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इकोनॉमी वापस से बेसिकली पिकअप करने लगा, इकोनॉमी सही चलने लगी, जिसके बाद से एज अ रिजल्ट लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाज रिक्वायर्ड विद इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो हमें बताना है कौन से फैक्टर की यहाँ पे बात हुई है। तो देखो, कोविड पैंडेमिक था तो इकोनॉमी डाउन चली गई, यानी कि रिसेशन। ठीक, जैसे ही कोविड थोड़ा कम होने लगा तो वापस से इकोनॉमी बूम हमें वहां पे देखने के लिए मिला, बूम फेज आया। ठीक है, इकोनॉमी वापस से ऊपर आने लगी। तो यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस साइकिल की, बिजनेस साइकिल की अलग अलग फेजेस की बात हुई है, बिजनेस साइकिल। ठीक है, इसके बाद द मार्केट थ्रू विच फास्ट सर्विस हैज डिसाइडेड टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्सपेंशन। तो टाइप ऑफ मार्केट बताना है जिसके थ्रू फास्ट सर्विस जो ये कंपनी है ये फंड्स रेज करेगी। दिया हुआ है अडेप्टिंग टू अ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट सर्विस स्टार्टेड अ ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। तो एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप स्टार्ट किया फास्ट सर्विस कंपनी ने। इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट इंश्योर्स 10 मिनट डिलीवरीज ऑफ ग्रोसरीज। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस फास्ट सर्विस अर्न ह्यूज प्रॉफिट विद इन अ ईयर, जिसकी वजह से क्या हुआ, फास्ट सर्विस ने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न करा। इट प्लान टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस एंड डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय डायरेक्टली इशूइंग इट सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टर्स। तो इसने क्या डिसाइड किया कि हम फंड रेज करेंगे और अपनी सिक्योरिटी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू कर देंगे। तो कौन सी मार्केट होगी? मनी मार्केट? नहीं, मनी मार्केट में हम नहीं बात कर सकते इन चीजों की। प्राइमरी मार्केट? यस, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार ही तो इशू कर रहे हो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली, तो ये प्राइमरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मार्केट में तो हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील कर रहे होते हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग की बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि हम डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके सेल करेंगे, अपनी सिक्योरिटी इशू करेंगे, तो ये आता है आपकी प्राइमरी मार्केट के अंदर। ठीक है, प्राइमरी मार्केट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्कुल, कैपिटल मार्केट रिस्की है रिटर्न्स के केस में भी और प्रिंसिपल के रीपेमेंट के केस में भी। दिस हाईलाइट्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस कौन सा है, बेसिस कौन सा है? बेसिस होगा हमारा सेफ्टी, सेफ्टी की बात हो रही है, रिस्की है ना, तो सेफ्टी की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट्स, ड्यूरेशन, लिक्विडिटी नहीं, सेफ्टी की बात है, रिस्कियर है। ओके, इसके बाद अगला है विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो उससे वेस्टेज इंक्रीज होगा क्या? एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होगा क्या? नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग तो ये सब कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शंस आप रीड करोगे आपको दिखेगा कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, एक लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, बिजनेस शॉक्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो तीनों सही है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट, बाय डूइंग सो विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रोमा लिमिटेड। तो कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो आपको बताना है। दिया है रोमा लिमिटेड आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द कस्टमर फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो रोमा लिमिटेड ने कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करा। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर आप बेसिकली नीड्स को समझोगे तो उससे क्या एनालिसिस कर पाओगे कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है, थ्रेट्स क्या क्या है। ठीक, और आप हेल्प करेगा आपको अपॉर्चुनिटीज को डिसाइड करने में, परस्यू करने में।
ठीक है जी। तो हमें बताना है कौन सा फंक्शन है। तो देखो हमने कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करा है, यानी कि हमने क्या किया है, इंफॉर्मेशन गैदर करी है। तो हम ऑप्शन आएगा हमारा डी, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो ये गाड़ी गिवन है, ठीक है, एलिगेंट और दिया है, द सिंबल विच अपीयर्स ऑन ऑल एलिगेंट कार्स एंड विच इज नॉट अटरेबल। अटरेबल यानी कि जिसको आप बोल नहीं सकते, जो सिंबल है उसको हम क्या कहेंगे। देखो ये जो सिम एलिगेंट को तो आप बोल सकते हो, अटर कर सकते हो, बट ये जो सिंबल है, लोगो है, जिसको हम अटर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, इसको हम क्या बोलेंगे। ये जो हमें गोल सा सिंबल दिया है, इसको हम बोलेंगे ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क, ठीक है, जो लोगो है जिसको हम अटर नहीं कर सकते, दैट इज ब्रांड मार्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स विल रीच कस्टमर्स लेट और इन रॉन्ग क्वांटिटी। तो एक गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत ही स्पीडली होनी चाहिए, ताकि जो गुड्स हैं वो कस्टमर के पास लेट ना पहुंचे, है ना। अगर प्रोसेसिंग बहुत धीरे धीरे होगी तो कस्टमर्स तक गुड्स बहुत लेट पहुंचेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। आंसर आपको क्वेश्चन में ही लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, सिंपल। ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं कि कंपनी की जो इमेज है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है, पब्लिक के सामने। कंपनी की इमेज की बात हो रही है, कंपनी की इमेज को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। ऑप्शन आएगा पब्लिक रिलेशन, पीआर। ठीक है, पीआर होता है, पीआर ग्रुप, पीआर एजेंसीज, सो पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी। ओके जी, ठीक है। सो हम लोगों ने 40 एमसीक्यूज करे, सारे के सारे बोर्ड्स के ही हैं, तो इसी वजह से हम लोग छोटी छोटी वीडियोस में सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। इसमें कोई डाउट आया हो बाय चांस किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछ लेना, और कोई और अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बिजनेस स्टडीज में तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।